ऐश ने कई सालों बाद कार्लोस रीजन में एक बार फिर से अपने कदम रखे, लेकिन इस बार की जो जर्नी थी वो कोई नॉर्मल जर्नी नहीं थी, क्योंकि प्रोफेसर सिकामो ने पर्सनली ऐश को इनवाइट किया था। क्यों? क्योंकि जो सिकामो थे ना, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो ऐश को एक स्पेशल गिफ्ट देंगे, और वो कुछ और नहीं, वो था मेगा स्टोन जी, जिससे जो ऐश है वो अपनी चार्जर को मेगा चार्जर जी में इवॉल्व कर सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। मतलब सच में गाइस, ये पहली बार था कि पोकेमॉन एनिमी में, मतलब पोकेमॉन की सीरीज़ में ये मेगा चार्जर जी आया है। ऐश कार्लोस पहुँचता है और उसी के साथ वो अपने पुराने दोस्तों से भी मिलता है, सरीना, क्लेमोंट और बॉनी, और उसी के साथ-साथ वो एक नया फ्रेंड भी बनाता है, ज़ियो, जो कि मैं हूँ ऑफ़ कोर्स, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, स्मार्ट है, और मैं क्या ही बताऊँ, मतलब सबसे बेस्ट कैरेक्टर पूरी सीरीज़ में ज़ियो है, मतलब सच में। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि हमें पता चलता है मेगा एवोल्यूशन मास्टरी टूर्नामेंट के बारे में, जिसमें काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि ऐश, ईथन, गैरी, ज़ियो। मैंने कुछ सरप्राइज़ वाले बता दिए जो कि मुझे नहीं बताने थे। ठीक है गाइज़, अब मैंने बोल दिया तो बोल दिया, छोड़ो गाइज़। सो हमारा ऐश भी मेगा चार्जर ज़ी के साथ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है, और इन सब के बीच में टीम ज़ी अब तक का सबसे पावरफुल पोकेमॉन बना रही होती है, और वो है सेडोमिटो ज़ी। टीम ज़ी उस पे काबू करके पूरे कालोस को तबाह करना चाहती है। क्या हमारे हीरोज टीम सी को रोक पाएंगे? और कौन होगा इस मेगा एवोल्यूशन मास्टरी टूर्नामेंट का विजेता? वो तो गाइस तुम्हें इस मूवी में पता चलेगा। और अगर आपने अब तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। मैं उस मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो या उसे देखना मत भूलना, वरना तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। सो गाइस, पिछली बार जो सैडिमिटी होता है वो आज़ाद हो जाता है और क्लेमोन की तरफ बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए, मतलब उसे ख़त्म करने के लिए, उसे पीटने के लिए। मैं तो चाहता कि वो पीटे, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी अपने हीरो की साइड है तो पीटेगा तो बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स यार, क्या कर सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट का फ्रेंड होने का यही फ़ायदा है कि तुम पिटते नहीं हो, मतलब पिटते हो भी और नहीं भी, आई डोंट नो। पोकेमॉन की ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें किसी की पिटाई नहीं होती गाइस, सच में होनी चाहिए। खासकर इस क्लेमोन की, और कुछ और लोग हैं जो उनकी होनी चाहिए पिटाई, खासकर ब्लॉक की। पता नहीं गाइस मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। चलो मैं अपने एपिसोड पे ध्यान देता हूँ। तो जो सैडोमिटो होता है वो क्लेमोन की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी जो लुकर होते हैं वो बोलते हैं, क्लेमोन जल्दी करो, सैडोमिटो हम सबको यहाँ से उड़ा देगा, मतलब फोड़ देगा, पीट देगा, आई डोंट नो। क्लेमोन जल्दी करो, सैडोमिटो हमें पीट देगा। ऐसा, ये मतलब ये बेस्ट है गाइस, ये लाइन बेस्ट है ये सही लग रही है। तो क्लेमोन बोलता है, हाँ मैं लगभग कर चुका हूँ, बस हो ही गया। क्लेमोन की हाथ तेज तेज चलते हुए फाइनल वायर्स को डिस्कनेक्ट करते हैं। वो एकदम फोकस होता है और उसका चेहरा पूरा पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि अभी वो पिटने वाला है ना, इसलिए म्यूटू आएगा, अभी 2-4 थप्पड़ मारेगा, ऐसे मजा आएगी। मुझे तो यही सीन देखना है गाइस, यही बेस्ट होने वाला है। क्लेमोन बोलता है, बस एक और कनेक्शन और ये हो गया, क्या बात है क्लेमोन। मतलब मैं ही हूँ क्लेमोन, ऑफ कोर्स। सॉरी, मैं मतलब क्लेमोन की तरफ से बोल रहा था। जल्दबाजी में उसने डायलॉग गलत बोल दिया होगा, ऑफ कोर्स। मैं इसके पैसे काटने वाला हूँ क्लेमोन के, मतलब इसने डायलॉग कैसे गलत बोला। ये मेरा शो है, मतलब ये मेरी फैन मेड सीरीज है। अदिति, मतलब डायलॉग कैसे गलत बोला इसने। यार मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं आज। In a world we must defend, with courage in our hearts we'll mend. From Palatown to Radiant, our journey's just begun, my friend. We're gonna catch 'em all, Pokemon. Together we'll stand strong. Through every battle, rise and fall, with Pokemon, where we belong. जैसे ही क्लेमोन लास्ट वायर कट करता है, साइकिक डिवाइस में एकदम से झटका आता है। मतलब एक करंट आता है और एक तेज पर्पल और ब्लू एनर्जी रूम में फैल जाती है, और डिवाइस अचानक से टूट जाता है, मतलब फूट जाता है, फट जाता है, आई डोंट नो। उसमें धमाका होता है, जो भी होता है, आई डोंट नो, जो भी है। और तभी जो सैडोमिटो होता है वो जोर से चिल्लाता है। म्यूटू अपने सर को पकड़ लेता है, और उसकी जो बॉडी होती है वो धुंधली होने लगती है, मतलब गायब होने लगती है धीरे धीरे करके, और उसका डार्क ऑरा धीरे धीरे अनस्टेबल होने लगता है, जैसे कि उसकी पावर कंट्रोल से बाहर जा रही हो। ऐसा बोलता है,
ये सब क्या हो रहा है? लगता है कुछ बुरा होने वाला है। साइना बोलती है, डिवाइस टूटने के बाद ब्यूटी की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब सैडो म्यूटू वीक पड़ जाता है। तभी ऐश बोलता है, ठीक है पिकाचू और ग्रेंजर, जाओ उस पर हमला करो। ग्रेंजर तुम जाओ वाटर हरिकेन और पिकाचू थंडरबोल्ट। छी छी छी, मतलब चीटिंग करता है, मतलब सीरियसली एक वीक पोकेमॉन पे हमला करता है, शर्म नहीं आती तुझे? ऐश केचम, मतलब सीरियसली अब क्या ही इज्जत रह गई होगी तेरी वर्ल्ड चैंपियन। पिकाचू अपनी बॉडी से एक पावरफुल थंडरबोल्ट रिलीज करता है और ग्रेंजा भी अपनी वाटर हरिकेन फुल स्पीड से थ्रो करता है। दोनों के अटैक एक साथ शैडो म्यूटू पर जाके लगते हैं। इलेक्ट्रिक और वाटर का कंबाइंड इम्पैक्ट शैडो म्यूटू के आसपास एक मैसिव एक्सप्लोजन करता है और म्यूटू दर्द में चिल्लाता है। बेचारे के साथ अन्याय हो रहा है गाइस, सच में। पहले उसे वीक करते हैं फिर उस पर हमला करते हैं। शर्म नहीं रह गई इन लोगों को, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। शैडो म्यूटू की बॉडी एकदम फ्लिकर करने लगती है, जैसे कि वो अपनी स्टेबिलिटी खो रहा है। और फिर अचानक से एक साइकिक बर्स्ट होता है और म्यूटू एक पावरफुल एनर्जी शॉकवेव के साथ गायब हो जाता है। ऐश और बाकी सब अपनी जगह पर एकदम फ्रीज हो जाते हैं फिर से, पता नहीं क्यों। वो लोग देखते ही रह जाते हैं और शैडो म्यूटू हवा में गायब हो जाता है। क्या वो चला गया? क्या यही अंत था या वो वापस आएगा? ऑफकोर्स वो वापस आएगा, इतना तो मैं बता ही सकता हूँ। ये बस शुरुआत थी। टीएमजी का लीडर अभी भी कहीं छुपा हुआ है और वो म्यूटू का फिर से यूज़ करेगा। स्पॉयलर्स मैं नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरा मुंह बंद नहीं रहता ना, क्या करूँ मैं। ऐश बोलता है, अब कोई भी हमें नहीं रोक सकता। ये टीम जी का अंत है। हमने शैडो म्यूटू को पहले ही रोक दिया है, अब वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग बस अपनी मतलब सपने में मतलब खोए हुए हैं। अभी इन्हें पता चलने वाला है कि आगे आगे क्या होने वाला है। आगे कुछ धमाकेदार होने वाला है, मतलब शैडो म्यूटू से भी ज़्यादा धमाकेदार, मतलब कुछ खतरनाक। मैं क्या बोलूँ, मैं क्यों ही बोलूँ, मैं नहीं बोल रहा। तुम लोग देखो बस एपिसोड, तुम्हें पता चल जाएगा। तभी अचानक से एक जोर की रॉड गूंजती है और उसके साथ ही पूरी लैब में जलजला आ जाता है। और जो भी पोकेमॉन वहाँ पर होते हैं तब एक अजीब सी एनर्जी से वीक महसूस करने लगते हैं। ऐसा अपने पिकाचू से पूछता है, पिकाचू तुम ठीक तो हो ना? क्या हो रहा है तुम्हें? पिकाचू के साथ साथ ग्रे निंजा भी वीक महसूस करने लगता है। जैसे ही वो एनर्जी गायब होती है, एक मिस्टीरियस पोकेमॉन उनके सामने आता है, जिसका साइज काफ़ी बड़ा होता है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। ये है जीए, द एंशिएंट फोर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। लुकर बोलता है, लगता है टीम जे का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। उन्होंने जे की फुल पावर को अनलॉक कर दिया। तभी जीए एक दूर की साइकिक वेव रिलीज करता है, जो कि उस पूरी जगह को तोड़ के रख देता है। तभी जो अलार्म है वो बजने लगते हैं और जो दीवारें होती हैं वो गिरने लगती हैं। जल्दी ये जगह पूरी तरह से टूट जाएगी और सभी लोग इसमें मतलब दब के मर जाएंगे, ऐसा कुछ मतलब था। और ऐसा वाला कुछ सीन था। तो उन लोगों को अभी जल्दी से यहाँ से निकलना है। ऑफकोर्स अगर हम यहाँ पर 1 सेकंड और रुके तो हम यहीं पर दब के मर जाएंगे। हम यहीं पर फंस जाएंगे और शायद से ऊपर भी पहुँच जाए। क्या बोल रहा हूँ मैं, छोड़ो। तभी ऐश बोलता है, पिकाचू थंडरबोल्ट यूज़ करो ताकि हमें एग्जिट मिल सके। पिकाचू एक पावरफुल थंडरबोल्ट मार के ऊपर के टूटी फूटी जगह को और तोड़ देता है, जिससे एक नया एग्जिट क्रिएट हो जाता है। सब लोग तुरंत ही भागने लगते हैं और तभी जो जियो होता है वो एक पावरफुल डार्क पल्स ब्लास्ट करता है और उनके पीछे एक बड़ा सा धमाका होता है। तभी जो लुकर होते हैं वो सबको जंप करने के लिए बोलते हैं। सब लोग एक लास्ट जंप मारते हैं और उसका टीम जी का बेस पूरी तरह से टूट फूट जाता है। लेकिन हमारे हीरोज़ किसी तरह से वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सच में गाइस काफ़ी बुरा हुआ। मैं तो सोच रहा था कि क्लेमोन को वहीं पे छोड़ देंगे। पता नहीं गाइस मुझे क्लेमोन से क्या दुश्मनी है, पर मैं चाहता हूँ कि कुछ तो हो। मतलब देखो गाइस मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है मतलब क्लेमोन के साथ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ तो धमाकेदार होना चाहिए ना सीरीज़ में, कुछ इमोशनल, यू नो गाइस। छोड़ो मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो गाइस अब बहुत हो गया टीम जीए और म्यूटू वगैरह वगैरह। अब आते हैं गाइस सीधा अपने टूर्नामेंट पे। देखते हैं कि मेगा एवोल्यूशन मास्टर टूर्नामेंट में अब क्या होने वाला है। जीए के डेंजरस अवेकनिंग के बाद मेगा एवोल्यूशन मास्टर टूर्नामेंट का तीसरा मैच शुरू होने वाला है। अनाउंसर बोलता है, ट्रेनर्स और पोकेमॉन फैंस, मेगा एवोल्यूशन मास्टर टूर्नामेंट की तीसरी बैटल शुरू होने जा रही है। सभी लोग वेलकम करो गैरी ओक का, जो कि पैलेट टाउन से है। गैरी अपनी स्टेडियम में एंट्री मारता है और अपनी जो पोकेबॉल होती है वो हवा में उछालता है और इसी के साथ जो क्राउड होती है वो उसके लिए चीयर करती है गैरी के लिए। और उनके अपोनेंट है एक स्किल्ड और स्मार्ट ट्रेनर जो अपनी बैटलिंग स्किल से
सबको इम्प्रेस कर चुके हैं। रिची मतलब पता नहीं कि कहाँ था इतने सालों से और इसने किसको इम्प्रेस किया मुझे तो मतलब पता नहीं, एक ही बैटल की थी इसने तो। मतलब गाइस ये पहली और आखिरी बार तो बस अपने ऐश के साथ ही दिखाया गया था। अपने जोटो रीजन में आएगा, जोटो या कैंटो पता नहीं कौन सा था। मुझे नहीं पता गाइस ये कौन से रीजन में आया था, जोटो या फिर कैंटो मुझे याद नहीं है। गाइस मुझे लगता है कि ऐश कसम आसानी से जीत जाता। अगर मतलब उसके चार्जर उसको बात मान लेता। नीचे कुछ भी नहीं है यार उसके सामने, मतलब सीरियसली यार। उसके पास एक 4 मिलियन था शायद से, 4000 4 मिलियन या फिर 4 मिनट था उसके पास। और ऐश के पास था 4000, लास्ट में बचे थे दोनों की पोकेमोन। अगर 4000 वाला एक भी बार उसकी बात मान लेता ना तो ये ऐश आसानी से जीत जाता। मतलब सच में रीची कुछ भी नहीं है, ये पिटने वाला है आज। रीची हाथ हिलाते हुए स्टेडियम में एंटर करता है एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। रिची तुम और मैं पहले भी काफ़ी बार बैटल कर चुके हैं, कब ये तो नहीं हुआ कभी भी। रिची मुझे याद है तुमने ऐश के साथ बैटल की थी और तुम जीते भी थे, वो भी इसलिए क्योंकि ऐश के चार्जर ने उसकी बात नहीं मानी थी। ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ऐश मेरा राइवल रह चुका है और आज उसका बदला मैं लूँगा। ऐसा उसने कुछ बोला नहीं लेकिन मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। मेरी सीरीज़ में मैं कुछ भी करूँ। Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. मेगा ऑप्शन वाशी टूर्नामेंट की तीसरी बैटल शुरू होने जा रही है। सभी लोग वेलकम करो गैरी ओक का, जो कि पैलेट टाउन से है और उनके अपोनेंट है एक स्किल्ड और स्मार्ट ट्रेनर जो अपनी बैटलिंग स्किल से सबको इम्प्रेस कर चुके हैं। रिची मतलब पता नहीं कि कहाँ था इतने सालों से। रिची मुझे याद है तुमने ऐश के साथ बैटल की थी और तुम जीते भी थे, वो भी इसलिए क्योंकि ऐश के चार्जर ने उसकी बात नहीं मानी थी। ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ऐश मेरा राइवल रह चुका है और आज उसका बदला मैं लूँगा। ऐसा उसने कुछ बोला नहीं लेकिन मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। रिची और गैरी का मुकाबला। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ऐश के राइवल हो या नहीं, लेकिन ये मैच तो मैं ही जीतूंगा। ये बैटल सच में ज़बरदस्त होने वाली है। रेफरी बोलता है दोनों ट्रेनर सिर्फ 3 पोकेमॉन का यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ एक पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। गैरी बोलता है चलो शुरू करते हैं, ब्लास्टोइस बैटलफील्ड में आओ। रिची बोलता है मैं तुम्हें इतनी इजी विन नहीं देने वाला, स्पार्की जाओ। इसी के साथ जो रिची है उसके पास एडवांटेज है कि जो स्पार्की है ऑफकोर्स वो पिकाचू है। स्पार्की इलेक्ट्रिक टाइप है तो उसके पास एडवांटेज है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। रिची का स्पेशल पिकाचू स्पार्की बैटलफील्ड में एंटर करता है। ठीक है स्पार्की अभी जाओ, थंडरबोल्ट। स्पार्की का थंडरबोल्ट डायरेक्ट हिट होने वाला होता है। ब्लास्टोइस उसे डॉज करो और जाओ हाइड्रो बम से काउंटर करो। ब्लास्टोइस जल्दी से उसे डॉज करता है और हाइड्रो बम से डायरेक्ट हिट करता है। ब्लास्टोइस के हाइड्रो बम की वजह से स्पार्की पापा की परी की तरह हवा में उड़ने लगता है। बेचारा, मतलब बेचारे को क्यों भेजा उसने, हल्का फुल्का तो है। ब्लास्टोइस फूक भी मारेगा ना तो स्पार्की उड़ जाएगा। स्पार्की क्विक अटैक से उसके आसपास घूमो। स्पार्की तेजी से मूव करता है पर ब्लास्टोइस उसकी मूवमेंट को रीड कर लेता है। गैरी बोलता है सच में ये तो काफ़ी आसान था, तुम्हारे मूवमेंट को पढ़ना एकदम बच्चों का खेल है। ठीक है ब्लास्टोइस अभी जाओ, रैपिड स्पिन। ब्लास्टोइस तेजी से घूमने लगता है और स्पार्की को एक पावरफुल हिट करता है। स्पार्की ज़मीन पे गिर जाता है और थोड़ा वीक भी हो जाता है, पर अभी भी बैटल करने के लिए एकदम रेडी है, मतलब पेट का ही मानेगा। तभी रिची बोलता है स्पार्की तुम ठीक हो ना? चलो ठीक है, अब कम बैक करने का टाइम आ गया है। अब जाओ और अपना सबसे पावरफुल मूव यूज़ करो, वॉल टैकल। स्पार्की एक गोल्डन लाइटनिंग इकट्ठा करता है और फुल स्पीड के साथ ब्लास्टर की तरफ दौड़ पड़ता है। गैरी एकदम शांत होता है, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। लगता है गाइस गैरी कुछ बड़ा करने वाला है। हमें एक बार फिर से टीम जी का बेस दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से टूट चुका है। उस कचरे के ढेर में हमें एक पर्पल सा ऑरा दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जी जो अभी तक डार्क एनर्जी के अंदर फ्यूज था अपनी जगह से हिलता है, उसका फॉर्म कंटिन्यूसली शिफ्ट हो रहा होता है। जी अपनी ग्लोइंग आंखें खोलता है और ग्राउल करता है, मतलब चिल्लाता है, और क्या ही बोलूँ मैं। हवा अचानक से तेज हो जाती है और जो मौसम होता है वो ख़राब होने लगता है। तभी हमें हमारे हीरोज दिखाए जाते हैं जो कि एक पुरानी टनल से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। सलीना बोलती है जिया की पावर कुछ ज़्यादा ही टेरिफाइंग है, मतलब वो काफ़ी डरावना है ऐसा कुछ। तभी क्लेमन जो होता है वो अपने स्कैनर को देखता है और बोलता है मेरा डिवाइस इस पोकेमॉन को स्कैन तक नहीं कर पा रहा है, ये कौन सा पोकेमॉन है, ये कैसी पावर है। ऐसा बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसे कुछ भी करके रोकना होगा।
लूकर बोलते हैं, पर पहले यहाँ से निकलना ज़रूरी है। अगर हम ज़्यादा देर यहाँ रुके तो शायद ओ वो क्या? ये क्या था? तभी अचानक टनल के अंदर एक पर्पल एनर्जी ब्लास्ट होता है और सब लोग ज़मीन पर गिर जाते हैं। एक बार फिर से हमें स्टेडियम दिखाया जाता है। स्टेडियम के अंदर सभी लोग चीयर कर रहे होते हैं गैरी और रिची के लिए, और ये मैच और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। जो स्पार्की होता है वो फुल स्पीड के साथ ब्लास्टर की तरफ बढ़ रहा होता है वॉल टैकल के साथ, और तभी जो ब्लास्टर होता है वो लास्ट सेकंड पे रैपिड स्पिन से उस मूव को डॉज करने की कोशिश करता है, पर जो स्पार्की होता है वो समझ जाता है, इसलिए स्पार्की भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और ब्लास्टर्स को डायरेक्ट हिट करता है। ब्लास्टर्स वॉल टैकल से एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट लेता है और जो स्टेडियम का फ्लोर होता है उसमें क्रैक आ जाते हैं। मतलब सच में गाइस, ये वॉल टैकल काफ़ी तगड़ा था। ब्लास्टर्स की तो ऐसी की तैसी कर दी। लेकिन गाइस, ब्लास्टर्स अभी भी हारा नहीं है। तभी गैरी बोलता है, नॉट बैड रिची, तुमने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन तू एक चीज़ भूल गया। अब मैं कैसे बोलूँ गाइस, इसमें तू करके मुझे बोलना पसंद नहीं है और अजीब लगता है। लेकिन गाइस इस वक्त देखना ये पीठ बैठ रहा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ब्लास्टर जो ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है वो एकदम से अपनी तोप चालू करता है, अपने कैनन्स। वो एकदम से अपनी तोप एक्टिवेट करता है, मतलब कैनन्स वगैरह उसके होते हैं ना, मतलब वो कंधे पे मतलब लगे हुए हैं, वो अचानक से एक्टिवेट करता है और काउंटर अटैक करता है। गैरी ने ये अटैक एज के से सीखा है, आपको पिकाचू की काउंटर सील ना उसी से सीखा होगा। रिची एकदम से बोलता है, स्पार्की जंप करो। पिकाचू एक इंस्टेंट जंप करता है, पर जो हाइड्रो कैनन होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है। हाइड्रो कैनन की वजह से शॉक वेव निकलती हैं, जिसकी वजह से जो स्पार्की होता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी गैरी एक बार फिर से बोलता है, ठीक है अभी जाओ, आइस बीम। ब्लास्टर एक फास्ट आइस बीम शूट करता है जो स्पार्की का एक लैग फ्रीज कर देता है। रिची बोलता है, मैं हारने नहीं वाला, स्पार्की अभी जाओ, थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट से डायरेक्टली ब्लास्टर को हिट होता है, लेकिन जो गैरी होता है उसने अपना फाइनल मूव पहले से ही सोच के रखा हुआ होता है। ठीक है अभी जाओ ब्लास्टर्स, कल बैज। ब्लास्टर्स का सर ग्लो करने लगता है और वो तेज़ी से स्पार्की की तरफ बढ़ता है और एक डायरेक्ट हिट करता है। जो स्पार्की होता है आइस बीम की वजह से उसका पैर फ्रीज हो जाता है, तो वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता, और इसका फ़ायदा उठाकर ब्लास्टर्स स्पार्की को सीधा डायरेक्ट हिट करता है। स्पार्की ज़मीन पर गिर जाता है। तभी जो रेफरी होता है वो आता है और देखता है कि जो पिकाचू है वो अब लड़ नहीं सकता। रेफरी बोलता है, पिकाचू इज़ अनेबल टू बैटल, मतलब पिकाचू अब लड़ नहीं सकता और इस राउंड का विनर है ब्लास्टर्स। सभी लोग गैरी के लिए चीयर करते हैं। रिची जो होता है वो हल्की सी स्माइल करता है और अपने पिकाचू को वापस बुलाता है, मतलब अपने स्पार्की को, और फिर गैरी की तरफ देख के बोलता है, अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो बस शुरुआत है। रिची अपना नेक्स्ट बुक निकालता है जो कि एक चार्जर होता है, एक पावरफुल चार्जर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लग रहा होता है। उसके चेहरे पर एक निशान भी होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। तभी गैरी बोलता है, ओह तो तुमने भी एक चार्जर को ट्रेन किया है, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, जैसे देखो उसके पास चार्जर है, कुछ नए पोकेमॉन ट्राई करो यार, ये क्या हो रहा है इन लोगों को। रिची और गैरी एक दूसरे को देखते हैं, दोनों ट्रेनर्स एकदम फोकस होते हैं अपनी बैटल में। सच में गाइस ये बैटल काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। देखते हैं कि अगले राउंड में कौन जीतेगा। टनल के अंदर ऐश और उसके दोस्त तेज़ी से भाग रहे होते हैं और जो जी की टेरिफाइंग एनर्जी होती है वो पूरे फैसिलिटी को हिला कर रख देती है। टनल टूट के गिरने लगती है और हवा अचानक से भारी हो जाती है। सही ना बोलती है, अगर हम जल्दी इस टनल से बाहर नहीं निकले तो ये हमारे ऊपर गिर जाएगी। तभी क्लेमोट बोलता है, मेरा सेंसर कुछ अजीब डिटेक्ट कर रहा है, ये एनर्जी किसी भी नॉर्मल पोकेमॉन की एनर्जी से कई गुना ज़्यादा है। अचानक पूरी टनल एक ज़बरदस्त शॉकवेव के साथ हिलने लगती है, उसकी वजह से सब नीचे गिर जाते हैं और एक मैसिव शैडो टनल के आखिर में दिखाई देता है। वो चीज़ धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही होती है। अब पता नहीं हमारे हीरोज़ क्या करेंगे। एक मिथिकल और टेरिफाइंग पोकेमॉन जो पूरे पर्पल एनर्जी से घिरा हुआ होता है, उसकी आंखें एकदम गोल्डन ग्लो कर रही होती हैं और उसकी टेरिफाइंग एनर्जी उसे और भी ज़्यादा डेंजरस बना रही होती हैं। जी जोर से चिल्लाता है और पूरी टनल गिरने लगती है। लुकर बोलते हैं, चलो जल्दी भागो यहाँ से। और तभी एक बड़ा सा पत्थर उनके पीछे आने लगता है, मतलब पीछे गिरने लगता है उनके। आई डोंट नो, मतलब कैसे समझाऊँ मैं। तुमने देखा होगा कुछ कुछ गेम्स वगैरह होते हैं, कुछ कुछ एनिमी वगैरह होती हैं
जिनमें एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कते-लुढ़कते आता रहता है ना, तो बस वैसे ही वाला कुछ सीन था। क्या बकवास कर रहा हूँ मैं सीरियसली। लेकिन हमारे हीरोज़ किसी तरह से उस टनल से बाहर आ जाते हैं और सभी लोग एकदम सेफ हैं। ऐश जैसे ही बाहर निकलता है, एक पर्पल एनर्जी ब्लास्ट उनके पीछे होता है। पूरी फैसिलिटी एकदम से तबाह हो जाती है उस ब्लास्ट के साथ, और जो जियो होता है वो अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। In a world we must defend, with courage in our hearts we'll mend. From Paladin to Radiant, our journey's just begun, my friend. We're gonna catch 'em all, Pokemon. Together we'll stand strong. Through every battle, rise and fall. With Pokemon, where we belong. चलो ठीक है, इसी के साथ हम एक बार फिर से अपने स्टेडियम में वापस आते हैं। देखते हैं कि गैरी और रिची की बैटल में अब क्या नया मोड़ आने वाला है। पूरा स्टेडियम एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है गैरी और रिची की बैटल देखने के लिए। गैरी और रिची का मैच अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचता है। अब रिची के पास 2 पोकेमॉन बचे हैं और गैरी के पास अभी भी 3 पोकेमॉन हैं। देखते हैं कि इस बैटल को कौन जीतेगा। रिची ने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन चार्जर को बैटलफील्ड में भेजा है और गैरी का भरोसेमंद पोकेमॉन ब्लास्टोइस अभी भी बैटलफील्ड में टिका हुआ है। देखते हैं कि अब इस बैटल में आगे क्या होने वाला है। रिची बोलता है, चार्जर चलो सबको दिखाते हैं कि हमारी असली ताकत क्या है। चार्जर की फ्लेम एकदम इंटेंस हो जाती हैं और जो पूरा क्राउड होता है वो एकदम से चीयर करने लगता है। 2 पावरफुल कैंटो के पोकेमॉन एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। चार्जर पहले मूव करता है, वो ब्लास्टर्स पे एरिलेस से हमला करता है, लेकिन जो ब्लास्टर्स होता है वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और चार्जर का अटैक रोक लेता है। ठीक है चार्जर, अभी जाओ, फायर ब्लास्ट यूज करो। ब्लास्टर्स कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही चार्जर एक बार फिर से ब्लास्टर्स पे हमला कर देता है फायर ब्लास्ट से। फायर ब्लास्ट सीधा ब्लास्टर्स को जाके लगता है और उस फायर ब्लास्ट की वजह से स्टेडियम में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से ब्लास्टर पीछे हट जाता है, लेकिन अभी भी अपने पैरों पर खड़ा रहता है। मतलब वो अभी भी हारा नहीं है। फिर गैरी बोलता है, ब्लास्टर्स अब जाओ, काउंटर करो, हाइड्रो पंप। ब्लास्टर्स हाइड्रो पंप से चार्जर की तरफ हमला करता है। रिची तुरंत ही जवाब देता है, ठीक है चार्जर, उसे डॉज करो और ड्रैगन क्लॉ से हमला करो। चार्जर हवा में तेजी से ऊपर जाता है और हाइड्रो पंप को डॉज करता है और उसके बाद फुल स्पीड से ड्रैगन क्लॉ से ब्लास्टर्स पे अटैक करता है। ब्लास्टर्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। तभी गैरी बोलता है, ब्लास्टर्स अब बहुत खेल लिया, चलो अब इसे ख़त्म करते हैं। ब्लास्टर्स अभी जाओ, मेगा इवॉल्व हो जाओ। ब्लास्टर्स की बॉडी ग्लो करने लगती है और उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। अब जो ब्लास्टर्स है वो मेगा इवॉल्व हो चुका है। मेगा इवॉल्व होने के बाद उसकी कैनन और भी बड़ी हो जाती है और उसकी पावर डबल ट्रिपल हो जाती है। अब देखते हैं कि रिची क्या करता है। रिची बोलता है, तुम सोच रहे हो कि सिर्फ मेगा इवॉल्व करने से तुम जीत जाओगे। चार्जर अब हमारी बारी है, मेगा इवॉल्व हो जाओ। रिची भी अपने चार्जर को मेगा इवॉल्व करता है। चार्जर की बॉडी धीरे धीरे ग्लो होती है और अचानक से कुछ अजीब सा होता है। चार्जर का मेगा एवोल्यूशन नॉर्मल एक्स एंड वाई से अलग था। उसकी जो फ्लेम होती है वो गोल्डन हो जाती है। नॉर्मल मेगा चार्जर वाई से थोड़ी सी अलग। शायद से रिची के पास कुछ अलग चार्जर है, मतलब थोड़ा सा स्पेशल वाला, लेकिन ये कोई न्यू मेगा एवोल्यूशन नहीं है। तो ये नॉर्मल ही है पर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा स्पेशल वाला है उसका चार्जर रिची का। हाँ ठीक है, मतलब इतना अभी कोई बड़ी बात नहीं है। अपने एस के पास तो मेगा चार्जर जी है यार, मतलब सीरियसली। गैरी बोलता है, अब लगता है कि इस बैटल में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टेडियम में लोग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इस मेगा बैटल को देखने के लिए। तभी जो अनाउंसर होता है वो बोलता है, ये बैटल और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। अब तो देखने वाली बात हो गई कि इस मेगा बैटल को कौन जीतेगा। इस बार सबसे पहले गैरी अटैक करता है। अभी जाओ ब्लास्टर्स, हाइड्रो कैनन। मेगा ब्लास्टर्स अपनी बड़ी बड़ी तोपों से एक मैसिव वाटर ब्लास्ट चार्जर की तरफ फायर करता है। तभी रिची बोलता है, उसे ब्लॉक करो और ड्रैगन पल्स का यूज़ करो। चार्जर उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। चार्जर की आंखें ग्लो करने लगती है और वो तेज़ी से पीछे की तरफ उड़ने लगता है और उसके साथ साथ वो ड्रैगन पल्स का यूज़ करता है। एक बड़ी सी ग्रीन एनर्जी वेव हाइड्रो कैनन की तरफ शूट होती है, मतलब जा रही होती है।
और तभी ड्रैगन पल्स हाइड्रो कैनन से टकराती है और स्टेडियम में एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। जैसे ही धूल क्लियर होती है, दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। गैरी बोलता है, नॉट बैड रिची, तुमने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन अब इसे ख़त्म करने का टाइम आ गया है। मेगा ब्लास्टर्स अभी जाओ, रेन डांस। ब्लास्टर्स जो होता है वो रेन डांस का यूज़ करता है और जो स्टेडियम होता है उसमें बारिश शुरू हो जाती है। रिची बोलता है, लगता है कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो, मुझे इसे जल्दी ही ख़त्म करना होगा। ठीक है चार्जर, अभी जाओ, इन्फर्नो ब्लास्ट। ये काफ़ी पावरफुल मूव है। वैसे काफ़ी देर से ब्लास्टर्स बैटल में टिका हुआ है, शायद से ये इसे झेल ना पाए। देखते हैं क्या होता है। चार्जर अपनी पूरी बॉडी फ्लेम से कवर कर लेता है और एक पावरफुल फायर बॉल ब्लास्ट करता है। गैरी तुरंत ही बोलता है, ब्लास्टर्स अभी जाओ, फ्लैश कैनन से उसे रोको। फ्लैश कैनन और इन्फेंटो ब्लास्ट एक दूसरे से टकराते हैं और स्टेडियम में एक भयानक एक्सप्लोजन होता है। स्टेडियम में बैठे सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे भी गाइस। मतलब कितनी इंटेंस बैटल चल रही है सीरियसली गाइस। अगर ये सच में ऐसा होता है ना कुकिंग एनिमे में तो मज़ा ही आ जाती। मतलब सीरियसली क्या ही इंटेंस सीन होता। आई होप कि कभी हो ऐसा, पर होने वाला तो है नहीं, छोड़ो। उस एक्सप्लोजन की वजह से चार्जर हवा में फ्लिप करता है, लेकिन वो एक बार फिर से अपना बैलेंस बना लेता है और जो ब्लास्टर्स होता है वो भी बहुत बुरी हालत में होता है। तभी गैरी बोलता है, रिची तुम्हारा चार्जर इम्प्रेसिव है, लेकिन अब इसे रोक के दिखाओ। ठीक है ब्लास्टर्स, अभी जाओ, सभी को अपना सबसे पावरफुल मूव दिखाओ, वेव क्रशर। वैसे इस मूव का नाम वेव क्रश है, मैंने बस वेव क्रशर बोल दिया ताकि थोड़ा सा कूल लगे। ये थोड़ा सा कूल लग रहा था तो मैंने बोल दिया, इसलिए मतलब थोड़ा सा यू नो। रिची तुरंत ही बोलता है, चार्जर उसे डॉज करो और उसके बाद ड्रैगन रश से हमला करना। चार्जर उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जो ब्लास्टर होता है उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही होती है, पता नहीं कैसे। हाँ, रेन डांस की। लेकिन जो ब्लास्टर्स होता है उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही होती है। रेन डांस की वजह से ब्लास्टर्स की स्पीड भी बढ़ जाती है और उसकी पावर तो डबल ट्रिपल हो जाती है। ब्लास्टर्स सीधा ही चार्जर को हिट करता है। रेन डांस की वजह से इस मूव की पावर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और चार्जर जो होता है वो इसे संभाल नहीं पाता। ये मूव इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि पूरा स्टेडियम पानी पानी हो जाता है। इन दोनों के बीच में कौन जीता होगा, मेगा चार्जर या मेगा ब्लास्टर्स? ये तो गाइस मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उससे पहले हमारे हीरोज़ पे आते हैं, देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे उसके दोस्त एक खुली जगह में होते हैं, उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो उन्होंने सोचा कि वो थोड़ी देर आराम कर लें। वो लोग एक लेक के पास रुके हुए होते हैं। सही ना बोलती है, हम बाल बाल बच्चे, वो पोकेमॉन तो हमारी चटनी बना देता, ऐसे कुछ बोलती है वो। और ऐसा सच मतलब ये सच भी है गाइस, ऐसा ही होना चाहिए था इनके साथ, मतलब होता। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आई डोंट नो, छोड़ो। लूकास सीरियस होकर बोलता है, लेकिन जी कहाँ पर गायब हो गया, ये काफ़ी बुरा हुआ। अब वो पता नहीं कहाँ होगा, कहीं वो सिटी में ना चला जाए, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। अगर ऐसा होता है तो सभी लोग खतरे में पड़ जाएंगे। तभी अचानक से लेक में एक एनर्जी ब्लास्ट होता है। सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। लेक के बीच जी की एनर्जी इकट्ठा होती है और वो लेक से निकलकर उनके सामने आता है। आखिर ये लेक में पहुंचा कैसे, ये मुझे बताओ गाइस, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। छोड़ो गाइस, पोकेमॉन कंपनी वाले भी तो बहुत सारी मिस्ट्रीज छोड़ते हैं, मैं भी छोड़ दूंगा इसे, छोड़ो केयर्स। लूकास सीरियस होकर बोलता है, लेकिन जी कहाँ पर गायब हो गया, ये काफ़ी बुरा हुआ। अब वो पता नहीं कहाँ होगा, कहीं वो सिटी में ना चला जाए। अगर ऐसा होता है तो सभी लोग खतरे में पड़ जाएंगे। तभी अचानक से लेक में एक एनर्जी ब्लास्ट होता है। सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। लेक के बीच जी की एनर्जी इकट्ठा होती है और वो लेक से निकलकर उनके सामने आता है। अब वो और भी ज़्यादा बड़ा और टेरिफाइंग दिख रहा होता है। जी का फॉर्म पहले से ज़्यादा अनस्टेबल होता है, लेकिन उसकी पावर और भी ज़्यादा डेंजरस लग रही होती है। ऐस बोलता है, आखिर ये है क्या चीज़, अभी क्या बन गया है, ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है। जी की गोल्डन आँखें एकदम से ग्लो करती हैं और ऐस को देखती हैं। पिकाचू सीधा ही बैटल के लिए तैयार हो जाता है और थंडरबोल्ट का यूज़ करता है। थंडरबोल्ट जी पे डायरेक्ट हिट होता है, लेकिन उससे कुछ भी असर नहीं होता। वाह गाइस, ये लोग पिटने वाले हैं, मज़ा आएगी, ये लेट्स गो। तभी अचानक से एक और चीज़ होती है।
जो मौसम होता है वो अचानक से खराब होने लगता है। जो काले बादल होते हैं वो आसमान को घेर लेते हैं और बिजलियाँ गिरने लगती हैं। तभी जो जियो होता है वो अचानक से चिल्लाने लगता है। उसकी बॉडी धीरे धीरे करके काली होने लगती है और सभी लोग उसकी तरफ खिंचाने लगते हैं। मतलब कैसे समझाऊं मैं इसे, सभी लोग उसकी तरफ उड़ के जाने लगते हैं। मतलब आई डोंट नो कैसे बोलते हैं इसे। ऐसा उसके दोस्त ग्रेविटी फोर्स में फंस जाते हैं। तभी क्लेमोट एक गैजेट निकालता है और जी की तरफ पॉइंट करके देखता है। जैसे ही वो जी की तरफ पॉइंट करता है वो एकदम शॉक हो जाता है और क्लेमोट काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। ऐश पूछता है, क्लेमोट क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे हो? तभी क्लेमोट घबराते घबराते बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्या नहीं हो सकता? क्लेमोट बोलता है, जिए के अंदर एक ब्लैक होल बन रहा है और वो धीरे धीरे करके बड़ा होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी दुनिया उसके अंदर चली जाएगी और कोई भी नहीं बचेगा। क्या? ये तो बहुत बुरी बात है, हमें इसे रोकना होगा वरना कोई भी नहीं बचेगा। लूकर बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, हम जी को नहीं रोक सकते, वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, हमें यहाँ से जाना होगा। वैसे हम जाएंगे कहाँ? कहाँ ही जाओगे, मतलब पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, सीरियसली कहाँ जाओगे? रहने दो, ऐसे ही मर जाओ, अच्छी बात है। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर पूरी दुनिया खत्म हो रही हो तो क्या तुम भागोगे? मतलब कहाँ जाओगे? मतलब जाओगे भी तो कहाँ जाओगे? मतलब पूरी दुनिया तो खत्म हो रही है, मतलब कहाँ जाओगे? मार्स पे जाओगे? कैसे? यू नो या मतलब इसका कोई पॉइंट ही नहीं है मतलब भागने का। तभी अचानक से एक बहुत ही तेज रोशनी एक्सप्लोड होती है। मतलब एक धमाका होता है रोशनी का, चारों तरफ एक रोशनी फैल जाती है और किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। और तब एक मिस्टीरियस न्यू पोकेमॉन उनके सामने होता है, एक एंशिएंट गार्डियन जो कि सिर्फ जियो को कंट्रोल करने के लिए बना है। गार्डियन ऑफ कालोस हैज अवेकेंड, मतलब कालोस का गार्डियन जाग चुका है। एक एंशिएंट पोकेमॉन जो आसमान से आता है, उसका रंग रूप काफ़ी खूबसूरत होता है और उसकी ताकत जियो से कई गुना ज़्यादा होती है। तभी तो वो गार्डियन है ना, ऑफ कोर्स, तभी तो गार्डियन बनाया है। ऐसे ही थोड़ी ना बना देंगे किसी भी एरे गैरे को, है ना? यू नो उसे देखकर ऐसे उसके फ्रेंड्स एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी सेलिना बोलती है, ये क्या है? जियो और गार्डियन पोकेमॉन एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे के सामने होते हैं। आखिर अब क्या होने वाला है ये तो गाइस हमें आगे ही पता चलेगा। अगर इन दोनों के बीच में बैटल होती है तो ये काफ़ी तगड़ी बैटल होने वाली गाइस, लेजेंडरी पोकेमॉन के बीच में बैटल। लेट्स गो गाइस, मजा आएगी। ये जियो और गार्डियन पोकेमॉन एक दूसरे के सामने होते हैं। जल्दी एक लेजेंडरी पोकेमॉन बैटल होने वाली है दो शक्तिशाली पोकेमॉन के बीच। आइए देखते हैं कि इस बैटल में क्या होने वाला है। क्या गार्डियन पोकेमॉन जियो को रोक पाएगा और ऐश और उसके दोस्तों को क्या होगा? चलिए देखते हैं इस एपिसोड में। अब हम जब लेजेंडरी बैटल की बात कर ही रहे हैं तो रिची और गैरी की बैटल का क्या ख्याल है? देखते हैं कि आखिर वो कहाँ तक पहुँचे। पिछली बार गैरी और रिची का मुकाबला एकदम क्लाइमैक्स पे था। जो चार्जर और ब्लास्टर्स होते हैं वो अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं। पिछली बार जो ब्लास्टर्स होता है वो अपना सबसे शक्तिशाली मूव यूज़ करता है चार्जर के खिलाफ, वेव क्रशर। मतलब वेव क्रश, मैं थोड़ा सा कूल तरीके से बोलता हूँ इसे, इस मूव को। वेव क्रशर ज़्यादा अच्छा साउंड करता है, मतलब कितना सही है। मतलब वेव क्रशर, वेव क्रश क्या होता है? वेव क्रशर रखो यार, ये नाम चेंज करो। जो वेव क्रशर जो मूव होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, जिसकी वजह से पूरा स्टेडियम पानी पानी हो जाता है। और जो चार्जर होता है वो उस पानी में डूब के मर जाता है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चार्जर होता है वो उस मूव को झेल नहीं पाता और जब सब कुछ शांत होता है तो जो रेफरी होता है वो आके देखता है कि जो चार्जर है वो अब लड़ने के काबिल नहीं रहा और इसका मतलब है कि इस राउंड का विनर है गैरी और उसका ब्लास्टोइज। पूरा स्टेडियम एकदम जोश से भर जाता है और सभी लोग गैरी के लिए चीयर करते हैं। तभी अनाउंसर बोलता है, अब रिची के पास सिर्फ एक पोकेमॉन बचा है, क्या वो इस मुकाबले को जीत पाएगा या फिर हार जाएगा? चलिए देखते हैं कि इस बैटल में आगे क्या क्या होता है। तभी रिची बोलता है, अभी बैटल खत्म नहीं हुई है गैरी, अब तक तूने मुझे इस बैटल में काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर दी है, लेकिन अब मैं अपना सबसे खास पोकेमॉन निकालने वाला हूँ। रिची एक ब्लैक और पर्पल पोकेमॉन उठाता है जो एक भयानक ऑरा छोड़ रही होती है। सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। गैरी बोलता है, आखिर ये है क्या चीज़? तभी जो रिची होता है वो अपनी पोकेमॉन हवा में उछालता है और उसमें से एक ड्रैगनाइट बाहर आता है जो कि नॉर्मल ड्रैगनाइट से काफ़ी अलग था।
उसके आसपास एक अजीब सा अंधेरा ऑरा था, मतलब कि उसके आसपास डार्क ऑरा था। तभी रिची बोलता है, यह है मेरा शैडो ड्रैगनाइट, जो कि इस बैटल का रुख बदल के रख देगा। तभी अनाउंसर बोलता है, ये तो एक अलग ही टाइप का ड्रैगनाइट लग रहा है, क्या ये रिची का सीक्रेट वेपन है? ये बैटल और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बस हमारे साथ बने रहिए, ऐसा कुछ बोलता है। बकवास करता रहता है फालतू आदमी। Emotional damage. गैरी भी बोलता है, तो ये है तुम्हारा सबसे खास पोकेमॉन, तो चलो देखते हैं आखिर ये क्या क्या कर सकता है। बैटल एक बार फिर से स्टार्ट होती है। गैरी सबसे पहला अटैक करता है। ठीक है ब्लास्टोइस, अभी जाओ, आइस बीम। मेगा ब्लास्टोइस एक ज़बरदस्त आइस बीम का यूज़ करता है, और जो आइस टाइप मूव होते हैं वो ड्रैगन टाइप के खिलाफ सुपर इफेक्टिव होते हैं। मतलब जो आइस बीम है ना, वो 4 गुना ज़्यादा डैमेज करेगी ड्रैगनाइट को। अगर ये आइस बीम ड्रैगनाइट को हिट करती है तो ड्रैगनाइट को अच्छे खासा डैमेज होगा। ड्रैगनाइट को किसी भी तरह से आइस बीम से बचना होगा। चलो देखते हैं कि अब रिची क्या करेगा। रिची तुरंत ही बोलता है, शैडो शील्ड एक्टिवेट करो। शैडो शील्ड, मैंने आज से पहले इसका नाम कभी नहीं सुना, लगता है कोई नया मूव होगा। शैडो पोकेमॉन है तो कुछ नए मूव्स भी होंगे आई गेस। ड्रैगनाइट का जो शैडो ऑरा होता है वो उसके आसपास बढ़ने लगता है, और जो उसका ऑरा होता है वो एक बैरियर जैसा कुछ बना लेता है, जिससे जो आइस बीम होती है ना वो टकराती है, लेकिन जो आइस बीम का जो असर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। गैरी बोलता है, क्या आइस बीम कमज़ोर पड़ गई? तभी रिची एक बार फिर से अटैक करने के लिए तैयार होता है। अब मैं दिखाता हूँ कि इसकी असली पावर क्या है। ठीक है ड्रैगनाइट, अभी जाओ, शैडो टेम्पेस्ट। गाइस ये एक और नया मूव है, मतलब इसके पास कितने नए मूव हैं। गाइस ये बैटल कुछ ज़्यादा ही एपिक होने वाली है। पता नहीं गाइस ये ड्रैगनाइट के पास क्या क्या है, और देखने वाली बात तो ये होगी कि गैरी इसे कैसे हराएगा। शैडो ड्रैगनाइट अपने पंख फैलाता है और एक विशाल अंधेरी ऊर्जा का तूफान बनाकर छोड़ता है, जो मेगा ब्लास्टोइस को निगल लेता है। मेगा ब्लास्टोइस काफ़ी मुश्किल में पड़ जाता है, और तभी जोर से स्टेडियम की दीवार से जाके टकरा जाता है, और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है, मतलब हार जाता है। अनाउंसर बोलता है, ये तो कमाल हो गया, एक ही अटैक में ब्लास्टोइस को हरा दिया। ये शैडो ड्रैगनाइट तो काफ़ी पावरफुल है। अब देखने वाली बात होगी कि गैरी अब क्या करेगा, आखिर वो शैडो ड्रैगनाइट के मुकाबला कैसे करेगा। चलिए देखते हैं, मतलब आई डोंट नो। गैरी अपने ब्लास्टर्स को वापस बुलाता है और नेक्स्ट पोकेमॉन तैयार करता है, और तभी वो बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। चलो ठीक है, अब तुम्हारी बारी है, बाहर आओ आर्कनाइन। अब हम इस मुकाबले को स्पीड से जीतेंगे। आर्कनाइन, चलो दिखाते हैं। आर्कनाइन अपनी आग की लपटों के साथ स्टेडियम में एंटर करता है। गैरी तुरंत ही आर्कनाइन को अटैक करने के लिए बोलता है। आर्कनाइन, अभी जाओ, फ्लेयर ब्लेज। अब हम इस मुकाबले को स्पीड से जीतेंगे। आर्कनाइन, चलो दिखाते हैं। आर्कनाइन अपनी आग की लपटों के साथ स्टेडियम में एंटर करता है। गैरी तुरंत ही आर्कनाइन को अटैक करने को बोलता है। गैरी तुरंत ही आर्कनाइन को अटैक करने के लिए बोलता है। आर्कनाइन, अभी जाओ, फ्लेयर ब्लेज। मतलब आते ही इतना शक्तिशाली मूव, लगता है गैरी को इस बैटल को जल्दी खत्म करना है। आर्कनाइन आग में लिपटे हुए तेजी से शैडो ड्रैगनाइट की तरफ दौड़ पड़ता है। तभी रिची बोलता है, ड्रैगनाइट शैडो वैनिश। आर्कनाइन टकराने से तुरंत पहले शैडो ड्रैगनाइट हवा में कहीं पर गायब हो जाता है और आसानी से अटैक से बच जाता है। गैरी एकदम शॉक हो जाता है, क्या, कहाँ गया वो? ड्रैगनाइट अचानक से आर्कनाइन के ऊपर आता है। उसकी पंख बिजली से चमक रहे होते हैं, और वो अपने बिजली वाले पंखों से उस पर अटैक करता है। मुझे नहीं पता कि जी कौन सा मूव है, पर कुछ तो मतलब खतरनाक ही है। ड्रैगनाइट, अब जाओ, डार्क थंडर। In a world we must defend, with courage in our hearts we'll mend. From Palatown to Radiant, our journey's just begun, my friend. We're gonna catch 'em all, Pokemon. Together we'll stand strong. Through every battle, rise and fall, with Pokemon, where we belong. ड्रैगनाइट एक मैसिव ब्लैक लाइटनिंग बोल्ट से आर्कनाइन पर अटैक करता है, मतलब कि उसके ऊपर एक खतरनाक बिजली गिराता है।
उसी के साथ मैदान से धुआं उठने लगता है, मतलब चारों तरफ धूल धूल हो जाती है उस थंडर की वजह से। और जैसे ही धूल साफ होती है हमें आर्कनाइन दिखाया जाता है, जो कि मतलब मुश्किल से खड़ा हुआ होता है। मतलब कि ये इतना पावरफुल मूव है, आर्कनाइन की ऐसी की तैसी कर दी उसने। तभी गैरी बोलता है, ठीक है रिची, मेरे आर्कनाइन को अंडर एस्टिमेट मत करना। आर्कनाइन अभी जाओ, एक्सट्रीम स्पीड। शैडो ड्रैगनाइट कुछ कर पाए उससे पहले आर्कनाइन बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और उसे एक जोरदार टक्कर देता है। उसकी वजह से ड्रैगनाइट पीछे धकेल जाता है, लेकिन उसे ज़्यादा डैमेज नहीं होता। तभी रिची बोलता है, ठीक है ड्रैगनाइट, शैडो क्लॉ से अभी हमला करो। ड्रैगनाइट अपने डार्क पंजों से आर्कनाइन पर नज़दीक से हमला करता है। उसकी वजह से आर्कनाइन को काफ़ी डैमेज होता है और वो तुरंत ही ज़मीन पर गिर जाता है। इसका मतलब है कि वो हार चुका है। तभी अनाउंसर बोलता है, और ये क्या, आर्कनाइन भी इस बैटल से बाहर हो चुका है। अब गैरी के पास सिर्फ एक मुमकिन बचा है। क्या गैरी जीती हुई बैटल को हार जाएगा या फिर हमें इस बैटल में कुछ और धमाकेदार देखने को मिलेगा? देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। गैरी बोलता है, अब बस मेरे पास एक पोकेमॉन बचा है, लेकिन रिची ये तुम्हारे लिए एक नाइटमेयर होने वाला है, मतलब कि एक बुरा सपना। देखते हैं गाइस अब इसका लास्ट पोकेमॉन कौन सा है। जो गैरी होता है वो अपनी लास्ट पोकेबॉल थ्रो करता है और इसके अंदर से बाहर आता है एक इलेक्ट्रोवायर, जो गैरी की स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से एक है। चलिए देखते हैं गाइस, गैरी का इलेक्ट्रोवायर शैडो ड्रैगनाइट को हरा पाएगा या फिर खुद हार जाएगा। वो तो गाइस तुम्हें बैटल में आगे जाके पता चल ही जाएगा। चलो देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। गैरी बोलता है, अब पावर का असली बैटल होगा। रिची तुरंत ही अपने ड्रैगनाइट को अटैक करने के लिए बोलता है, ठीक है फिर ड्रैगनाइट, एक और फिर से डार्क थंडर। पागल है क्या, थंडर क्यों कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक टाइप है। लगता है गाइस ये मेरी तरह ही बेवकूफ है। देखते हैं कि क्या होता है। शैडो ड्रैगनाइट अपनी अंधेरी बिजली को भरपूर शक्ति से चार्ज करता है और इलेक्ट्रोवायर पर छोड़ता है। गैरी बोलता है, इलेक्ट्रोवायर उस थंडर को एब्जॉर्ब कर लो। मतलब सच में गाइस रिची एकदम बेवकूफ है, इसने क्यों किया ये मूव, जबकि उसे पता है कि सामने वाला पोकेमॉन इलेक्ट्रिक टाइप है। ऑफ कोर्स वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। इलेक्ट्रोवायर अपनी मोटर ड्राइव एबिलिटी के जरिए डार्क थंडर को अपने अंदर ले लेता है, मतलब उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। उसकी रफ्तार तुरंत ही दोगुनी हो जाती है, मतलब डबल हो जाती है। लेकिन तभी कुछ अजीब सा होता है। जो इलेक्ट्रोवायर होता है उसके आसपास डार्क ऑरा जमा होने लगता है और वो उसे संभाल नहीं पाता। गैरी बोलता है, ये सब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोवायर तुम ठीक तो हो ना। इलेक्ट्रोवायर हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन वो अभी भी ठीक नहीं लग रहा होता है। तभी गैरी बोलता है, ठीक है अब बहुत हुआ, इसे इग्नोर करो और वाइल्ड चार्ज का यूज करो। इलेक्ट्रोवायर बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और पूरी शक्ति के साथ शैडो ड्रैगनाइट से टकरा जाता है। वो टक्कर इतनी भयानक होती है कि उसकी वजह से पूरा स्टेडियम कांप उठा। शैडो ड्रैगनाइट जोर से जमीन पर गिर जाता है, लेकिन धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है और भारी सांसें लेता है। रिची बोलता है, कुछ भी हो जाए मैं आज हार नहीं मानने वाला। शैडो ड्रैगनाइट अभी जाओ, फाइनल गैम्बिट। गाइस मैं सच में बता रहा हूँ गाइस, रिची एकदम पागल है। इसने ये मूव क्यों किया तुम्हें पता है गाइस, ये मूव काफी खतरनाक है। चलो गाइस मैं इस मूव के बारे में बताता हूँ तुम्हें। ये मूव काफी ओपी भी है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। वो क्या है कि जो भी पोकेमॉन इस मूव का यूज करता है वो तुरंत ही हार जाता है, मतलब इसका ड्रैगनाइट तुरंत ही हार जाएगा अगर ये मूव यूज होता है तो। और जो सामने वाला पोकेमॉन होता है उससे भी काफी अच्छा खासा डैमेज पड़ता है, मतलब जितनी ज्यादा ड्रैगनाइट की एचपी होगी उतना ही ज्यादा डैमेज सामने वाले पोकेमॉन को होगा। गाइस मुझे पता है कि तुम्हें ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा। जो लोग पोकेमॉन गेम्स खेलते हैं उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ड्रैगनाइट का पूरा शरीर पर्पल रंग से चमकने लगता है। वो एक ऐसे खतरनाक हमले की तैयारी कर रहा है जो उसे और इलेक्ट्रोवायर दोनों को ही खत्म कर देगा। गैरी तुरंत बोलता है, इससे पहले कि वो अटैक करे आइस पंच से उसे हरा दो। इलेक्ट्रोवायर शैडो ड्रैगनाइट से बचते हुए आइस का मुक्का सीधे ड्रैगनाइट के मुंह पर जोर से मारता है और उसी के साथ एक एक्सप्लोजन होता है। जैसे ही धुआं साफ होता है शैडो ड्रैगनाइट धड़ से जमीन पे गिरता है। रेफरी आके देखता है जो शैडो ड्रैगनाइट है वो अब लड़ने के काबिल नहीं रहा। सो इसी के साथ इस बैटल के विजेता है गैरी ओक। स्टेडियम के सारे लोग गैरी ओक के लिए चीयर करते हैं। जो गैरी होता है वो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ
अपने हाथ क्रॉस कर लेता है, मतलब अपनी मुट्ठी बंद करता है, ऐसा कुछ I don't know, जो भी है। लेकिन जो रिची होता है वो एक गहरी सांस लेता है और हल्की सी मुस्कान देता है। सच में गाइस ये बात एकदम धमाकेदार थी और रिची के सैरो ड्रैगनाइट ने सबके होश उड़ा दिए, जो कि मतलब सच में मतलब कमाल था। आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ। आई होप कि गाइस तुम्हें ये सीरीज अब तक पसंद आ रही हो, और आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना। रिची गैरी के पास आता है और बोलता है तुमने सच में जीत हासिल कर ली, लेकिन अगली बैटल तक मैं और भी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। गैरी बोलता है मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और इसी के साथ ये एपिक बैटल खत्म होती है। चलो गाइस अब हमारे हीरोज पे आते हैं, देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। आखिर उन दो लेजेंडरी पोकेमॉन के बीच क्या हुआ होगा। एसोस न्यू लेजेंडरी को देख के बोलता है ये कौन सा पोकेमॉन है। तभी लूकर बोलते हैं मुझे इसके बारे में कुछ खास नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये एक एंशियन रखवाला है, पर इसका ओरिजिन किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आया है और ये कहाँ पर रहता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तभी जिये जोर से गरजता है, उसकी बॉडी अनस्टेबल होने लगती है और एक अजीब सी डार्क एनर्जी उसके अंदर से निकलने लगती है और वह सीधा ऐश और उसकी फ्रेंड्स की तरफ दौड़ने लगता है। ऐश चिल्ला के बोलता है वो हमारी तरफ आ रहा है। पिकाचू तुरंत ही जंप करके ऐश के सामने आ जाता है और ठंडा बोल का यूज करता है। आखिर उन दो लेजेंडरी पोकेमॉन के बीच क्या हुआ होगा। एसोस न्यू लेजेंडरी को देख के बोलता है ये कौन सा पोकेमॉन है। तभी लूकर बोलते हैं मुझे इसके बारे में कुछ खास नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये एक एंशियन रखवाला है, पर इसका ओरिजिन किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आया है और ये कहाँ पर रहता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तभी जिये जोर से गरजता है, उसकी बॉडी अनस्टेबल होने लगती है और एक अजीब सी डार्क एनर्जी उसके अंदर से निकलने लगती है और वह सीधा ऐश और उसकी फ्रेंड्स की तरफ दौड़ने लगता है। ऐश चिल्ला के बोलता है वो हमारी तरफ आ रहा है। पिकाचू तुरंत ही जंप करके ऐश के सामने आ जाता है और ठंडा बोल का यूज करता है। एक तेज बिजली का झटका जिये को हिट करता है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब सीरियसली गाइस उसके अंदर ब्लैक होल है, वो कुछ भी एब्जॉर्ब कर लेगा। चाहे कितना ही शक्तिशाली मूव क्यों ना हो, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब कि पावरफुल से पावरफुल मूव उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब पता नहीं गाइस उसे कैसे रोकेंगे। जो एंशियन रखवाला होता है वो मतलब ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है। मतलब कब रोकेगा इसे, जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। रोकना उसे, क्या कर रहा है। एंशियन रखवाले की गोल्डन आंखें चमकने लगती हैं। गार्डियन अपने हाथ उठाता है और अचानक एक गोल्डन एनर्जी का बैरियर ऐसा उसके दोस्तों के आसपास बन जाता है। जिये का अटैक बैरियर से टकराता है और उसी पर वापस पलट जाता है। सेरेना बोलती है ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, ये हमें जिये से बचा रहा है। तभी क्लेमन बोलता है शायद ये एंशियंट पोकेमॉन इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जो जिये की पावर को काउंटर कर सकता है। तभी जिये की बॉडी और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है, जैसे कि वो इवॉल्व हो रहा हो। उसकी आंखों से डार्क एनर्जी निकलने लगती है और वो एक पावरफुल एनर्जी वेव चार्ज करता है। वो एक भयानक ब्लैक एनर्जी ब्लास्ट हवा में छोड़ता है जो आसपास की जगह को तबाह करने लगती है। लेकिन जो एंशियन रखवाला होता है वो अपनी जगह से बिना हिले सिर्फ एक हाथ उठाकर एक गोल्डन बैरियर फौरन बना लेता है, जो कि जिये के अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐश बोलता है क्या जिये का अटैक फेल हो गया। लूकर बोलते हैं लगता है एंशियन रखवाला जिये की एनर्जी को उसके खिलाफ यूज कर रहा है। जो एंशियन रखवाला होता है वो हवा में घूमता है और उसकी पूरी बॉडी एक क्रिस्टल ग्लो के साथ चमकने लगती है। वो कोई मूव यूज कर रहा होता है जिसका नाम है कैलेस्टियल जजमेंट। एक मैसिव डिवाइन एनर्जी जिये की तरफ ब्लास्ट होती है। एक मैसिव डिवाइन एनर्जी जिये की तरफ ब्लास्ट होती है। जिये दर्द से चिल्लाता है। उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है, जैसे कि उसके अंदर क्रैक आ रहे हों। जिये पहली बार दर्द महसूस करता है, पूरी जगह हिलने लगती है। तभी लूकर बोलते हैं ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, जिये अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। तभी जो ऐश होता है वो अपने सारे पोकेमॉन निकालता है और बोलता है दोस्तों हमें भी गार्डियन की मदद करनी होगी, शायद से वो अकेले उसका नहीं हरा पाए, वो तुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है ब्रो। तभी लूकर ऐश को रोक के बोलते हैं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते,
ये बैटल अभी और भी खतरनाक होने वाली है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। ऐस बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं, हमें उस जिए को रोकना होगा। हमें जिए को यहीं और अभी रोकना होगा। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, जिए जोर से रोर करता है, मतलब गरजता है। उसकी बॉडी फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगती है उसके अल्टीमेट फॉर्म में। जिए का फाइनल फॉर्म एक्टिवेट होता है। जो एंशिएंट गार्डियन होता है वो अपनी आंखों से इसे देख रहा होता है। वो भी एकदम तैयार होता है। ऐज जो होता है वो अपनी मुट्ठी बंद करके बोलता है, यही आखिरी जंग होगी। मतलब चल क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, वॉर चल रही है यहाँ पर। जिए गुस्से से गरजता है और उसकी पूरी बॉडी एक अजीब सी एनर्जी से भर जाती है। उसकी बॉडी और भी बड़ी होने लगती है और उसके पीछे बड़े बड़े एनर्जी विंग्स बन जाते हैं। अब जो जिए का अनस्टेबल रूप होता है वो एक शक्तिशाली फॉर्म में बदल जाता है। ऐस बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? अब वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। जो एंशिएंट रखवाला होता है वो हवा में रहते हुए ये सब देख रहा होता है। क्या कर रहा है वहाँ पर? ये नहीं कि उसे रोके, मतलब उसे पूरा फुल फॉर्म में आने दे रहा है। क्या कर रहा है? अब तो वो पूरे फॉर्म में भी आ गया है। तू पहले भी उसे रोक सकता था, लेकिन नहीं, तुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, मुझे पता है, आई नो। तू इंजॉय कर रहा है ये सब। तभी जो एंशिएंट रखवाला होता है उसका गोल्डन ऑरा और भी ज़्यादा चमकने लगता है। तभी लूकर बोलते हैं, ये जिए की असली पावर है। ये तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। और जो एंशिएंट गार्डियन है वो तो अलग ही लेवल पर है। अगर इन दोनों के बीच में बैटल होती है तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। हमें उन्हें लड़ने से रोकना होगा। तभी क्लेमेंट बोलता है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो पूरा कॉलेज खत्म हो जाएगा। जिए जोर से चिल्लाता है। उसकी आंखों से एक अजीब सी डार्क एनर्जी निकल रही होती है। उसने अपना हाथ उठाया और पूरी रियलिटी ही हिलने लगी। जो एंशिएंट रखवाला होता है वो भी अपना अल्टीमेट फॉर्म एक्टिवेट करता है। एक तेज गोल्डन लाइट फूट पड़ती है जो उस एंशिएंट रखवाले को कवर कर लेती है। उसकी बॉडी और बड़ी हो जाती है और उसके भी जिए की तरह बड़े गोल्डन विंग्स बन जाते हैं। जिए के डार्क हैं और उसके गोल्डन है, बस इतना फर्क है, बाकी सब सेम है। सरीना बोलती है, ये भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये सब कब खत्म होगा गाइस? सच में मुझे बस शांति चाहिए। तभी जिए एक मैसिव एनर्जी वेव छोड़ता है जो कि सीधा उस गार्डियन की तरफ जा रही होती है। जैसे ही उसकी एनर्जी वेव गार्डियन की तरफ आती है वो एंशिएंट रखवाला अपना हाथ उठाता है। वो खुद को क्रिस्टल एनर्जी से घेर लेता है और इस मूव का नाम है डिवाइन सील। जिए का अटैक उस बैरियर से टकराता है और वो अटैक पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। जिए एक बार फिर से आगे बढ़ता है। उसके क्लॉज पूरे अंधेरे से भरे हुए होते हैं, मतलब डार्क एनर्जी से भरे हुए होते हैं। एंशिएंट रखवाला भी पीछे नहीं हटता। वो एक चमकदार गोल्डन पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों के अटैक टकराने से एक धमाका होता है। चारों तरफ धुआं हो जाता है। जैसे ही धुआं शांत होता है हमें दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन एक दूसरे के सामने दिखाए जाते हैं और तभी वो एंशिएंट रखवाला अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाता है और आसमान में एक बड़ा सिंबल चमकने लगता है। शायद से कहीं ये कोई मूव होगा इसका, पता नहीं, आई डोंट नो कैसा मूव है। एक बड़ी डिवाइन बीम जिए की तरफ जाने लगती है और वो बीम जिए को पूरी तरह से लपेट लेती है। जिए जोर से चिल्लाता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे बिखरने लगती है। आसपास की पूरी जगह तबाह हो जाती है और जो जिया होता है वो कहीं पे गायब हो जाता है। ऐसे उसके दोस्त एकदम शॉक हो जाते हैं। क्या ये सब यहीं पे खत्म हो गया? आखिर जिया कहाँ गया? क्या वो वापस आएगा या फिर ये सब यहीं पे खत्म हो गया? ये तो गाइस मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। जो काले बादल होते हैं वो चले जाते हैं और मौसम एक बार फिर से ठीक हो जाता है। हमें एक बार फिर से एक खुला आसमान दिखाया जाता है और अब सब कुछ शांत हो चुका है। और तभी जो एंशिएंट रखवाला होता है वो नीचे आता है। उसका गोल्डन ग्लो धीरे धीरे कम होने लगता है, जैसे कि वो नॉर्मल फॉर्म में आ रहा हो, ऐसा कुछ था। ऐस बोलता है, क्या हम जीत गए? तूने कुछ किया ही कहाँ, सारा काम तो इस एंशिएंट रखवाले ने किया। हाँ ना, तो तू तो बस देख रहा था। जो एंशिएंट रखवाला होता है वो ऐस की तरफ देखता है और फिर धीरे धीरे हवा में कहीं पे गायब हो जाता है।
जैसे कि उसने अपना काम कर दिया हो और अब वो वापस जा रहा है। जिये की बची कुची एनर्जी आसमान की तरफ उड़ जाती है और वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। एक प्राचीन युद्ध फाइनली समाप्त हो गया। प्राचीन युद्ध या क्या बकवास है ये? आई डोंट नो। लुकर बोलते हैं फाइनली खतरा टल चुका है, अब सब कुछ सेफ है। टीम जे का प्लान फाइनली फेल हो गया। सेरेना बोलती है हमने सच में कार्लोस को बचा लिया। पिकाचू भी बोलता है पिकापी। और इसी के साथ हमें एक बार फिर से स्टेडियम दिखाया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट मैच का अनाउंसमेंट हो रहा होता है। अनाउंसर बोलता है एक जबरदस्त बैटल के बाद हमें एक और ऑसम बैटल देखने को मिलने वाली है एस और ईथन के बीच। दोनों ट्रेनर काफी स्ट्रांग हैं। नेक्स्ट बैटल और भी ज्यादा कमाल की होने वाली है। स्टेडियम के बाहर मैच के एक दिन पहले एज, सेरेना, क्लेमोट और बॉनी टूर्नामेंट के एरिया के आसपास मार्केट प्लेस में घूम रहे होते हैं। थोड़ा फ्री टाइम को एंजॉय करते हुए नेक्स्ट राउंड का वेट करते हैं। तभी बॉनी बोलती है ये जगह तो एक मिनी फेस्टिवल की तरह लग रही है। एज भी बोलता है बैटल से पहले रिलैक्स करने के लिए ये जगह परफेक्ट है। ऐसे खाने वाले स्टॉल पे जाता है। वहाँ पर काफी सारे स्नैक्स होते हैं। एज जैसे ही एक स्नैक लेने वाला होता है तभी अचानक से एक टाइपलोजन उनके पास से गुजरता है जो लगभग पिकाचू से टकरा जाता है। टाइपलोजन की इंटेंस हीट की वजह से पिकाचू एकदम से पीछे हट जाता है। तभी एज बोलता है हे तुम अपने पुकुन का ध्यान रखो, अभी मेरे पिकाचू को लग जाती। टाइपलोजन हल्का सा घुर्राता है और उसके पीछे से उसका ट्रेनर आता है। टाइपलोजन का ट्रेनर बोलता है शायद पिकाचू को रास्ते से हट जाना चाहिए। तभी एज भी आगे बढ़ के बोलता है एक्सक्यूज मी, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा टाइपलोजन आके मेरे पिकाचू से टकराया, ध्यान रखो अपने पुकुन का। ईथन भी बोलता है एक मिनट रुको, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें काफ़ी बार टीवी पर देखा है। तुम वही हो ना वो अजीब सा लड़का जो कि गलती से वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है? हाँ मुझे याद है, एस केचम तुम्हारा यही नाम है ना? वो फेमस वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन नाम फेमस होने से कोई भी बेस्ट ट्रेनर नहीं बन जाता। एज जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी सेरेना आती है और उसे रोकती है। एस इसे जाने दो, तुम्हें नेक्स्ट बैटल की तैयारी भी करनी है। एस बोलता है मैं तुम्हें कल के बैटल में देखूंगा। ईथन भी बोलता है हाँ ठीक है, मैं भी उसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बेस्ट ट्रेनर कौन है। वो दोनों एक दूसरे को गुस्से भरी नज़रों से देखते हैं। लेकिन फिर ईथन अपने टाइपलोजन के साथ वहाँ से चला जाता है बिना कुछ कहे। सेरेना आगे बढ़कर एस से बोलती है एस शांत हो जाओ, अगर तुम गुस्से में बैटल करोगे तो तुम जीत नहीं पाओगे। तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना होगा। और इसी के साथ ये दिन खत्म हो जाता है। लेकिन हमें शाम को थोड़ी देर बाद एस और पिकाचू ट्रेनिंग करते हुए दिखाए जाते हैं। जब क्लेमोट उनके पास आता है, एस पिकाचू को एजिलिटी ड्रिल करवा रहा होता है। क्लेमोट बोलता है ईथन पावरफुल ट्रेनर है और कहा जाता है कि उसके पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन भी है। लेकिन वो कौन सा पोकेमॉन है किसी को नहीं पता, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसका लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं देखा। एस बोलता है थैंक्स क्लेमोट मुझे बताने के लिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा। मुझे अपने पोकेमॉन पे पूरा भरोसा है, हम साथ मिलकर इस बैटल को जीतेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो ईथन होता है वो वहीं से गुजर रहा होता है और वो एस को देख लेता है। जो ईथन होता है वो वहीं से गुजर रहा होता है और वो एस को देख लेता है। तब जो ईथन होता है वो एस के पास जाता है और बोलता है एस कैचम, वो क्या है कि मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्से में था उस वक्त। एस कैचम मुझे माफ़ करना, उस वक्त मेरे टाइपलोजन की ही गलती थी। उस वक्त मैं थोड़ा सा गुस्से में था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी बोल दिया, मुझे माफ़ करना। तू क्या ऐसे देख रहा है? तेरी गलती थी, तेरी वजह से वो माफ़ी मांग रहा, ठीक है ना? मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है, तुम अलोला के पहले चैंपियन हो और तुमने वर्ल्ड चैंपियन को भी जीता है। कल तुमसे बैटल करने में काफ़ी मज़ा आएगी। एस भी बोलता है हाँ मुझे भी, मैंने भी तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है।
तुम जूडो के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर में से एक हो, मुझे तुमसे बैटल करके खुशी मिलेगी। उसके बाद दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक हल्की सी स्माइल देते हैं। अगले दिन अनाउंसर बोलता है, और अब तैयार हो जाइए एक जबरदस्त मुकाबले के लिए एश कैचम और ईथन के बीच। मेगा विल्सन मास्टरी टूर्नामेंट की चौथी बैटल शुरू होने वाली है। एश और ईथन के बीच स्टेडियम में सभी लोगों के बीच एक्साइटमेंट भरा हुआ होता है। सभी लोग एश और ईथन के लिए चीयर करते हैं और तभी एश और ईथन स्टेडियम में आते हैं। स्टेडियम में सभी लोग एकदम से चिल्लाने लगते हैं और सभी लोगों के बीच एकदम से जोश बढ़ जाता है। दोनों ट्रेनर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में एक जीतने का जुनून होता है और तभी रेफरी बोलता है, इस बैटल में दोनों ट्रेनर्स 3 पोकेमॉन का यूज़ कर सकते हैं। मैच तब तक चलेगा जब तक किसी एक ट्रेनर के सारे पोकेमॉन ना हार जाए। एश और ईथन अपनी अपनी पोकेमॉन निकालते हैं और हवा में उछालते हैं। एश बोलता है, चलो शुरू करते हैं, स्नॉलेक्स मैं तुम्हें चुनता हूँ। ईथन भी बोलता है, टाइप्लोजन सबको अपनी पावर दिखाओ। जब टाइप्लोजन बैटल पे आता है उसकी बैक से फ्लेम्स फूट रही होती हैं और वो ज़ोर से रोर करता है। और जो स्नॉलेक्स होता है वो हमेशा की तरह एकदम काम दिख रहा होता है, मतलब एकदम शांत होता है। लेकिन स्नॉलेक्स की बैटल फील्ड पे उतरते ही एक हल्का सा भूकंप आ जाता है। सच में गाइस कितना भारी है ये पोकेमॉन। एक भूकंप आ गया पूरा का पूरा। रेफरी बोलता है, बैटल शुरू करो। सबसे पहले ईथन अटैक करता है। टाइप्लोजन फ्लेम थ्रोर का यूज़ करो। टाइप्लोजन एक शक्तिशाली फ्लेम थ्रोर का यूज़ करता है। एश भी तुरंत बोलता है, स्नॉलेक्स बॉडी स्लैम से उसे ब्लॉक करो। स्नॉलेक्स आगे बढ़ता है, आग की लपटों को चीरते हुए अपने पूरे वजन के साथ टाइप्लोजन के ऊपर बैठ जाता है। या बॉडी स्लैम यही होता है। स्नॉलेक्स गाइस इतना भारी पोकेमॉन है। टाइप्लोजन तो गया गाइस, वो तो खत्म है सीरियसली। स्नॉलेक्स की वजह से पूरा बैटलफील्ड हिल जाती है और जो टाइप्लोजन होता है वो काफ़ी मुश्किल में पड़ जाता है, लेकिन जल्दी ही रिकवर कर लेता है। ठीक है टाइप्लोजन, अब जाओ फोकस ब्लास्ट का यूज़ करो। टाइप्लोजन अपने मुंह से एक ग्लोइंग ब्लू एनर्जी पेयर बनाता है और सीधा ही स्नॉलेक्स की तरफ छोड़ देता है। एश बोलता है, स्नॉलेक्स उसे डॉज करो और हैवी स्लैम का यूज़ करो। स्नॉलेक्स धीरे से हिलता है और टाइप्लोजन के ऊपर एक भारी अटैक करता है। बैटलफील्ड से धूल उड़ने लगती है। जब धूल साफ होती है हमें दिखाया जाता है कि जो टाइप्लोजन है वो मुश्किल से खड़ा हुआ होता है और तभी अचानक से वो ज़मीन पर गिर जाता है।